केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात ईरान की करने जा रहे हैं, जहां सड़कों पर बगावत अपने चरम पर आ चुकी है। तेहरान से लेकर मशहद तक हालात खराब है। सत्ता के खिलाफ गुस्सा खुलकर फूट पड़ा है और सीधे सीधे खामनेई शासन को चुनौती दी जा रही है। आर्थिक बदहाली से शुरू हुआ बवाल अब खामनेई के खिलाफ जंग में बदल रहा है। सैकड़ों इलाकों में एक साथ भीड़ का उतरना, सरकारी ताकतों के प्रतीक को निशाना बनाना और सुरक्षा बलों का पीछे हटना, ये बता रहा है कि ईरान की सत्ता पहली बार इतनी असहज है। खामनेई सरकार की घबराहट उसके फैसलों में साफ झलक रही है। पूरा ईरान डिजिटली ब्लैकआउट में ढकेल दिया गया है। एयर स्पेस सील कर दिए गए हैं और सैन्य सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। सवाल यह है कि क्या सत्ता में अपने ही लोगों से डर बैठ गया है? खबर का एक पहलू यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर पुरानी तनातनी रही है इजराइल की। हालिया सैन्य टकराव की यादें और वॉशिंगटन से अब फिर कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे हैं। क्या अमेरिका ईरान को अंदर से कमजोर कर बाहर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है? क्या रेजा पहलवी उसी रणनीति का हिस्सा हैं? इस पर भी पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है। देश की राजधानी में माहौल गर्म हुआ, पत्थर चले और हालातों को संभालने के लिए ताकत झोंकनी पड़ी। लेकिन जो कुछ हुआ उसकी पटकथा मोबाइल स्क्रीन्स पर पहले लिखी जा चुकी थी। अफवाहें फैलाई गई, भावनाएं भड़काई गई और कुछ ऐसे चेहरे सामने आ गए जिन्होंने खुद को जनता की आवाज बताकर भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, साफ होता गया कि यह बवाल अचानक नहीं हुआ, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल को उकसाने की कोशिश की गई। पुलिस की नजर अब सिर्फ पत्थर फेंकने वालों पर नहीं, बल्कि उन चेहरों पर भी है जो कैमरे के पीछे बैठकर आग लगा रहे थे। कैसे सोशल मीडिया अब सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच नहीं रहा, बल्कि ये भीड़ जुटाने का हथियार बन चुका है, ये भी बताएंगे। तीसरी खबर भारत और अमेरिका के उस कथित समझौते की जिसे दुनिया के सामने महीनों तक लटकाया गया और फिर अचानक भारत पर आर्थिक वार कर दिया गया। कहा गया कि वजह नीतियां हैं और नई दिल्ली अड़चन बना हुआ है। लेकिन अब जो सच बाहर आया है उससे सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप कटघरे में है। असली रुकावट किसी नीति, किसी शर्त या किसी कारोबारी विवाद की थी ही नहीं। सौदा इसलिए अटक गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी दबाव में आने से इनकार कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का फोन तक नहीं किया, उन्हें फोन कॉल नहीं किया। सिर्फ बात इतनी है, एक कॉल की, लेकिन वही कॉल ट्रंप के लिए निर्णायक शर्त बन गई थी और इसी इनकार ने ट्रंप के अहंकार को चोट पहुंचाई। नतीजा यह हुआ कि बातचीत की मेज छोड़कर अमेरिका ने आर्थिक दंड का रास्ता चुना। यानी यह फैसला पूरी तरह ट्रंप ने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए लिया। ट्रंप का झूठ उनके ही सिपह सलार कैसे एक्सपोज कर रहे हैं आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईरान की करने जा रहे हैं, जिसे अंदर से कमजोर कर बाहर से घेरने का प्लान अब एक्टिव हो चुका है। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आपको दिखाएंगे आग की वो लपटें जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का हाथ जल रहा है। पूरे ईरान में सड़कों पर मुल्ला फोर्स का हुजूम है, जो तानाशाही के खिलाफ अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस आग को लगाने के लिए इस्तेमाल हुई माचिस क्या वॉशिंगटन से आई है? पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ईरान में चल रहे इस दशक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, आपके सामने तस्वीरें रखते हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, जहां ईरान के बड़े शहरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसमें तेहरान भी शामिल है, जहां विरोध प्रदर्शन में रेजा पहलवी की तारीफ और तानाशाह को मौत के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी लगातार यही उद्घोष सुनाई दे रहा है। देखिए, सड़कों पर
पर उतरी ये भीड़ कैसे खामनेई के घर की तरफ बढ़ रही है, आप तस्वीरों में देखिए। ये खामनेई का होम टाउन मशहद शहर है जिसमें विद्रोह की आग जल रही है। आप देखिए कैसे ये शहर जल रहा है, आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। और बड़ी बात समझिए, खामनेई के शहर में अब विद्रोही पहुंच चुके हैं। जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह के हालात बने हैं। अब आपको अगली तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए जहां ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हिस्से में जो रहा है बसीज बेस, उस पर भी कब्जा कर लिया गया। आपको हम दिखा रहे हैं, मतलब अब निशाने पर ईरान की सेना भी आ चुकी है। तस्वीरें ये बता रही हैं। विद्रोही कैसे हर जगह आक्रामक हो गए। आप देखिए ये IRGC का बसीज बेस है जो अब लोगों के निशाने पर है। और देखिए ईरान में तख्ता पलट का संकेत आपको बताएं इस तस्वीर से भी मिलता है। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। खोरमाबाद में एक प्रोटेस्टर ने शहर के सेंट्रल चौक पर क्रांति से पहले के ईरान का झंडा फहराया है। ये वही झंडा है जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह का, विरोध का प्रतीक माना जा रहा है। तो क्रांति का झंडा उठ चुका है ईरान में, आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं। और ईरान में सेना के साथ साथ पुलिस भी अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गई है। ईरान के मशहद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया गया है। यानी न सत्ता पर भरोसा है न पुलिस पर भरोसा है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि विद्रोह की आग अब बढ़ती जा रही है। और अब देखिए, अब ये सारी तस्वीरें दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए मीडिया संसाधनों को, जो संस्थानें हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। सेंट्रल ईरान के इस्फहान में विद्रोहियों ने इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान की ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग में ही आग लगा दी। आप इसी की तस्वीर देख रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग है ये, जिसे आग के हवाले कर दिया गया, जिससे जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, ये तस्वीरें दुनिया तक पहुंचे ही ना। و این صدا و سیماست میبینین آتیشی زدن ایول तो ईरानी मीडिया पर भी अटैक किया जा रहा है, जिससे ये तस्वीरें बाहर ना आए। و این صدا و سیماست तेहरान के अंदर विद्रोहियों की ये भीड़ शाह अमर रहे के नारे लगा रही है और इसके बाद एक सरकारी इमारत में आग लगा दी जाती है। मतलब खामनेई की सत्ता महज कुछ रोज या कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट की ही मेहमान नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी भी पल कुछ हो सकता है, क्योंकि लोग जिस तरह से बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग तो तय कर चुके हैं कि उन्हें अब खामनेई मंजूर नहीं है। इधर आपको बताएं कि ईरान की सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान में प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशंस और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइव फायरिंग शुरू कर दी है। अब कई राज्यों में मिलिट्री और पुलिस वालों पर हमलों की भी खबरें आ रही हैं। ईरान के फारूक शहर में इस्लामिक सेंटर्स में आग लगा दी गई है, उसकी भी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है। ये इस्लामिक सेंटर्स है। ईरानी मीडिया का दावा है कि विद्रोही सब कुछ तबाह कर रहे हैं।
तेहरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलियों की आवाजें भी सुनी गई हैं। प्रदर्शनकारी इस्लामिक शासन के सुरक्षा बलों की जो है कार्स और उनकी मोटरसाइकिल्स में आग लगा दे रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग जो वाहन हैं उन्हें भी आग के हवाले किया जा रहा है, उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। इधर ये भी समझिए, ईरानी मीडिया ये कह रही है कि पश्चिमी ईरान के केरमान शहर में प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में IRGC के 2 जवान भी मारे गए हैं। सड़कों पर झड़पें जारी हैं। इससे विरोध शुरू होने के बाद से मारे गए सरकारी सैनिकों की ऑफिशियल संख्या अब 4 हो चुकी है और हो सकता है कि यह संख्या और बढ़े, क्योंकि अभी तो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि सिर्फ 4 है, क्योंकि आप देखिए इंटरनेट बंद है। वहां से जो जानकारियां आ रही थी उनका पूरा प्रवाह रोकने की कोशिश की गई है। तो क्या हो रहा है ईरान में, ये चाहते ही नहीं, अब वहां की जो सत्ता है ये चाहती नहीं कि सबको पता चले। और अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे विद्रोह की लपटों में झुलस रहा है, कितना ज्यादा अब तक नुकसान पहुंच चुका है। ईरान में हुआ क्या है, पूरा अपडेट डिटेल में आपको दे देते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, हुआ क्या है जान लीजिए, क्योंकि ये जो विद्रोह की आग है ये 28 दिसंबर से शुरू हुई। विरोध प्रदर्शन ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए। तेहरान के बाजारों में बदलाव की चिंगारी जली, लोग सड़कों पर दिखने लगे, बाजारों से विरोध शुरू हुआ। ईरान की जो मुद्रा है, रियाल का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। महंगाई 40% से भी ऊपर पहुंच गई। बेरोजगारी युवाओं में 25% है। आप सोचिए हालात कितने खराब हैं। इन्हीं सब कारणों से विरोध प्रदर्शन ईरान में शुरू किया गया। शुरू में यह आर्थिक असंतोष था लोगों का, जो सड़कों पर दिखाई दिया, बाजारों में दिया, लेकिन जल्द ही ये राजनीतिक हो गया, ये बदल गया। प्रदर्शनकारी अब मौत हो खामनेई की इस तरह से नारे लगा रहे थे वहां पर। इस्लामिक रिपब्लिक को मौत, इस तरह की बातें की जा रही थी वहां पर। कई जगहों पर रेजा पहलवी के समर्थन में जावेद शाह और पहलवी वापस आएंगे के चैंट्स भी, यानी इस तरह के नारे भी सुनाई दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि वो रेजा पहलवी ही है जिन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। यानी शुरू तो आर्थिक तौर पर जो दबाव था उससे हुआ था, लेकिन ये राजनीतिक विद्रोह में बदल गया और रेजा पहलवी की शह पर बदला। अब आंदोलन का रुख ये ले चुका है। प्रदर्शन दबाने के लिए शासन ने, जो वहां की सत्ता है, उसने इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। ईरान में टेलीफोन लाइंस को भी काट दिया गया जिससे किसी से संपर्क ना हो। देश के कई इलाके बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गए, वहां से कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा रही है। अब आप सोचिए कि ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, इस देश के जो बाकी इलाके हैं वो पूरी तरह से कट गए हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर अब ये देश जाने कहां वाला है, इसका हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा कि भविष्य क्या होगा। देखिए, इस देश के जो बाकी इलाके हैं वो दुनिया से तो कट चुके हैं, लेकिन एक शख्स है जो इस देश में खामनेई के तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका है। वॉशिंगटन में बैठा रेजा पहलवी ईरान के लोगों से कह रहा है कि सड़कों पर जंग जारी रखो, जीत आपकी होगी। सुनिए क्या कहा है। آفرین به همگی شما که پنجشنبه شب خیابان‌ها را در سرتاسر مملکت تسخیر کردید. به همه شما افتخار می‌کنم. برای خیلیاتون مشخص شد که با تعداد انبوه جمعیت نیروهای سرکوب به عقب رانده می‌شوند و احتمال سرکوب رو به حداقل می‌رسانید. برای آنهایی که تردید داشتید، جمعه شب همراه باشید با سایر همیهنانتون. तो आप समझिए कि अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि रजा पहलवी ने आग तो भड़का दी है, लेकिन देश चल रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिर करें क्या, और यही वजह है कि ईरान की जो जनता है वो आपको बताएं कि सड़कों पर उतरी हुई है, सड़कों पर रह रही है, सड़कों पर दिखाई दे रही है और अपना विद्रोह लगातार तेज कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमें खामनेई नहीं चाहिए, हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन रजा पहलवी कौन है जिन्होंने ये बयान दिया, जिनकी वजह से प्रदर्शन आर्थिक विरोध से राजनीतिक विरोध में बदल गया? चलिए फटाफट जानकारी आपको देते हैं, आपके सामने पूरी डिटेल्स हम रख रहे हैं। देखिए, रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं। वे ईरान के अंतिम शाह के वारिस यानी क्राउन
प्रिंस हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था और 1989 की इस्लामिक क्रांति में शाह की सत्ता उस वक्त छिन गई थी। रेजा पहलवी उस समय ईरान से निर्वासित कर दिए गए थे, यानी उनको देश निकाला दे दिया गया था। वो अभी निर्वासित होने के बाद अमेरिका में रहते हैं रेजा पहलवी। रेजा खुद को सेक्युलर लोकतंत्र का पक्षधर बताते हैं। रेफरेंडम के जरिए नए सिस्टम की ईरान में वो वकालत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और इस मैसेज में उन्होंने प्रदर्शनकारियों को एक तरह से उकसाया है। उन्होंने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। उनका कहना है कि इसी तरह से सत्ता बदलेगी। इस अपील का असर गुरुवार की रात को भी दिखाई दिया, जब गुरुवार शुक्रवार की रात को लाखों लोग ईरान में सड़कों पर दिखाई दिए। सुरक्षा बलों से अपील की है कि वो लोगों के साथ खड़े रहें। रेजा पहलवी कह रहे हैं कि सुरक्षा बल अटैक ना करें। रिजीम का पतन अब तय है, रेजा पहलवी ये बड़ा दावा भी कर रहे हैं और वो खुद को सत्ता हस्तांतरण का नेता बताते हैं। और एक तरह से अगर सत्ता हस्तांतरण के नेता हैं तो वो ईरान वापस लौटने के संकेत भी दे रहे हैं। यानी वो पूरी तरह से ईरान में जो जनता है सड़कों पर अब डिसाइडिंग मोड में आ चुकी है। वो कह रही है कि हमें सत्ता बदलनी है। लेकिन क्या इसके पीछे रेजा पहलवी ही हैं? क्या रेजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं तो उनको किसी का समर्थन प्राप्त है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देती ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की गलियों से खलीफा का खौफ मिट रहा है। देश राजा की वापसी का इंतजार कर रहा है, तो वहीं तानाशाही की जिद को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया गया है। माथे पर मारूद की भस्म रगड़ आवाम सड़कों पर उतर आई है। सर पर कफन बांधे ईरानी तानाशाह की गद्दी पर गदर मचा रहे हैं। शहर के शहर विद्रोह की आग में लिपटे हैं। सबसे ज्यादा विद्रोह की आग तेहरान, इस्फहान, अल्बोर्स, गिलान, रजावी खुरासान, ईलाम, सिस्तान बलूचिस्तान, चहारमल, केरमानशाह, फार्स, इन शहरों में देखी जा रही है। ये बगावत की आग है, जहां 13वें दिन में दाखिल हो चुके इन प्रदर्शनों के बीच सरकार ने संचार तंत्र पर ऐसी लगाम कसी है कि कई इलाकों में फोन और इंटरनेट लगभग पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। तेहरान से लेकर पश्चिमी प्रांतों तक फैला ये डिजिटल ब्लैकआउट सिर्फ तकनीकी कदम नहीं, बल्कि सत्ता की बेचैनी का संकेत है। मुल्लाओं को ईरान से जाना होगा। आजादी आजादी, खामनेई मुर्दाबाद, ये आखिरी लड़ाई है। पहलवी लौटेंगे। कल रात लगाए गए इन नारों से पूरा ईरान गूंज उठा। निर्वासन में रह रहे ईरान के प्रिंस रेजा पहलवी के आह्वान पर पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों में नया जोश जग गया है। ईरान में क्रांति का झंडा बुलंद करने वालों पर खामनेई का डंडा भी चल रहा है। अब तक कम से कम 45 लोगों की मौत और 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों की गैर मौजूदगी, इंटरनेट बंदी और मीडिया पर नियंत्रण ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरानी सरकार हालात की गंभीरता और दमन की सच्चाई को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है? ईरान उबल रहा है। गुस्सा, भूख, बेरोजगारी और बरसों की नाराजगी अब सड़कों पर फूट पड़ी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम लोग खुलकर सरकार और देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ईरान में चल रहे प्रदर्शन अब केवल रोटी और रोजगार की मांग नहीं रहे, ये सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती बन चुके हैं। सरकार की सख्ती और सूचना पर नियंत्रण सच्चाई को दबा नहीं पा रहा। ऐसे में सवाल ये नहीं कि विरोध रुकेगा या नहीं, बल्कि ये है कि जब रुकेगा तो किस कीमत पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ईरान में जनता सड़कों पर है, लेकिन इस पूरे आंदोलन की लगाम रेजा पहलवी के हाथों में है। मगर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहलवी की लगाम भी एक सनकी के हाथ में है। उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि आखिर ये रेजा पहलवी कौन है। हमने पूरी डिटेल आपको बताई किस तरह से रेजा पहलवी शाह मोहम्मद के बेटे हैं और वो लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही रेजा पहलवी काम कर रहे हैं। वहीं रहते हैं, आपको पता है ना, निर्वासित हैं। वो ट्रंप के लिए विभीषण की भूमिका में है और उसी के तहत वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने हिसाब से ट्रंप जो चाहते हैं उनका फैसला वो फॉलो करें। अगले हफ्ते रेजा पहलवी और ट्रंप की मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ये दोनों मिल सकते हैं और दोनों के बीच ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होगी।
क्योंकि ईरान में अभी जिस तरह की स्थिति उसको लेकर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं। ट्रंप ईरान को वेनेजुएला की तरह ही देख रहे हैं। उनका एजेंडा वही लग रहा है कि वो वेनेजुएला पर जैसे कब्जा पा चुके हैं वैसे ही अब वो चाहते हैं कि ईरान पर भी कब्जा कर पाए। अमेरिका लंबे समय से ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश करता रहा है और अब उसी कोशिश को ऐसा लग रहा है कि रेजा पहलवी हवा दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रेजा वास्तव में ट्रंप के लिए विभीषण हैं? क्या वही सब कुछ कर रहे हैं? ये सवाल बरकरार है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस उनके आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ इसमें पूरी तरह से है। ईरान में अभी तो सिर्फ आग लगी है, लेकिन खामनेई का एक गलत कदम कैसे इस मुल्क को गाजा पट्टी बना सकता है, तो इसे आप ट्रंप के उस बयान से समझिए जहां वो कह रहे हैं कि खामनेई ठीक नहीं कर रहे हैं और अगर उन्होंने किसी नागरिक को मारा तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा ही कुछ ट्रंप के डेप्यूटी जेडी वेंस भी कह रहे हैं। तो सोचिए, एक ही तरह की बयानबाजी हो रही है, इशारा तो यही है। लेकिन एक सच तो यह भी है कि ईरान में तानाशाही के नामो निशान मिटने का वक्त भी आ चुका है। ईरान में इसी तानाशाही के डर से भागने वाले लोग अब दुनिया भर में एकजुट हो रहे हैं। ये खामनेई के खिलाफ एक ग्लोबल स्ट्राइक है। सुनिए। You've been watching Iran this week. You already know that something huge is happening. It started on Sunday, December 28, with protests regarding the collapsing economy and the financial crisis, which quickly sparked into anti-Islam, anti-Islamic Republic, pro-revolution, and pro-Shah demonstrations that have rapidly taken over the country. Over the last 6 days, we have seen nationwide strikes by merchants, university students joining in, violent security crackdowns by the Islamic regime terrorist forces, reported deaths, Islamic regime officials attacking Iranians attending funerals, and mounting international attention, especially after President Trump gave an explicit warning to the Islamic Republic that the United States would intervene if the Islamic Republic does not stop murdering innocent Iranians. ईरान की तानाशाह सरकार के खिलाफ अब दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। आपको तस्वीरें लंदन से अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां ईरानी दूतावास के बाहर आप देखिए लोगों ने खामनेई की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन किया और लंदन की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। आप देखिए। और इन सब के बीच अब सवाल उठने लगे कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू भी अब लौट कर आने वाले हैं? क्या वो इस मौके का इस्तेमाल कर खामनेई से अपना हिसाब बराबर करेंगे? और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो साफ कह चुके हैं कि ईरान को तानाशाही मुक्त करके इजराइल और ईरान साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। Don't lose hope and know that Israel and others in the free world stand with you. The regime wants to destroy your future as they seek to destroy our state. Well, we won't let that happen. I have no doubt that one day in a free Iran, Israelis and Iranians will build together a future of prosperity and peace. That is the future Israel deserves. That is the future Iran deserves. Together, let us turn this beautiful dream into a reality. देखिए, बेंजामिन का ये बयान तो पुराना है, लेकिन इरादा आज भी वही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के सहारे इजराइल अब ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू करने जा रहा है? पूरी खबर चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। बीते साल ईरान इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध हुआ। दोनों देशों के बीच पुरानी दुश्मनी रही है, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को ही नकारते हैं। बीते साल युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ही की। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अटैक शुरू कर दिया और इसके बाद ईरान ने मिसाइलों से जवाबी हमला किया। युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिका शामिल हुआ था और अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु संयंत्रों पर अटैक किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन संयंत्रों को भारी नुकसान इस अटैक में पहुंचा। 24 जून को अमेरिकी दबाव में सीज फायर हुआ। अब 2026 में अमेरिका फिर से ईरान पर कार्रवाई की धमकी दे रहा है। प्रदर्शनों और परमाणु कार्यक्रम की वजह से तनाव बढ़ गया है। अब सवाल है कि अमेरिकी ऑपरेशन में इजराइल साथ देगा या नहीं देगा। इजराइल के अमेरिका में राजदूत माइक हकाबी हैं और हकाबी ने कहा है कि ईरान पर हमले का फैसला इजराइल खुद लेगा, लेकिन इजराइल अमेरिका के साथ समन्वय रखेगा। मतलब अगर हमला हुआ तो इजराइल भी अटैक कर सकता है, ये तय लग रहा है। अब आप समझिए इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनको सुनवाते उनका क्या एंगल है इसको लेकर, उन्हें सुनिए।
2025 में ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान के लोग जो वैसे तो खफा थे खोमेनी से, लेकिन जब इजराइल ने अटैक किया तो वो सब खोमेनी के फेवर में आ गए। लेकिन अब वेनेजुला में अमेरिका का एक्शन देखने के बाद उन लोगों को लगता है कि यहाँ खोमेनी के खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठा रहे हैं। अब अगर अमेरिका वहां पर उनके फेवर में बमबारी करता है तो वही लोग खोमेनी के अब खिलाफ हो गए। देखिए, ईरान में तख्ता पलट का ट्रेलर देखा गया तो वहीं उधर अमेरिका में ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। दरअसल ट्रंप का बड़बोलापन आए दिन उनकी थू-थू करवाता रहता है। इस बार क्या कहा है ट्रंप ने, सुनवाएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि आप कैसे उन्हीं के सलाहकार और मंत्री भी ट्रंप के इस रवैये के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि असल में हुआ क्या है, अचानक क्यों ट्रंप की खिरखिरी हो रही है। आपको डिटेल दे देते हैं। असल में वाणिज्य सचिव हैं हावर्ड लटनिक, उन्होंने एक खुलासा किया है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से अटकी ट्रेड डील पर उनका जो खुलासा है उसको लेकर अब चर्चा है। हावर्ड लटनिक ने यह कहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया था। लेकिन सवाल है कि अहंकार के भूखे ट्रंप का ईगो क्यों हर्ट हुआ, ऐसा हुआ क्या? तो इसको लेकर अब जो दावा सामने आया है उससे हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप बड़े मनमाने रवैये को अपना कर रखते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। और यही लटनिक कह रहे हैं कि ये अहंकार के चलते हुआ है। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब देखिए, जब ट्रंप ने कहा तो उनकी भाषा शैली में कैसा गुरूर झलक रहा था, आप देख रहे थे। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके न्योते के लिए मना किया था तो उन्होंने क्या कहा था, वो भी आप सुन लीजिए। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। आपको बताएं कि लटनिक ने कहा क्या था, आप ये जान लीजिए, क्योंकि तभी आपको पूरी खबर समझ में आएगी। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं किया क्योंकि ये ईगो इशू था। और ईगो इशू हैंडल करने के लिए भारत में कोई नहीं बैठा है। आपको बातचीत की टेबल पर बात करनी है तो हम तैयार हैं, हमारी टेबल तैयार थी बातचीत की, हम कारोबारी समझौते करने को तैयार थे। लेकिन क्योंकि आपकी ईगो को सेटिस्फाई करना इसलिए चाहते हैं, आपकी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष आपको कॉल कर कर कहे, तो वो यहाँ भारत में संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी ये नहीं करने वाले हैं, ये नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया। और उसके बाद मनमाने रवैये अपनाकर ट्रंप ने चिढ़न में वो टैरिफ इंपोज कर दिया। और दोनों का फर्क आपने देखा, दोनों की बयानों का फर्क। एक ग्रेस होता है जब आप एक राष्ट्राध्यक्ष को सुनते हैं। ट्रंप एक ऐसे नेता की तौर पर दिखाई देते हैं जो कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं। आपने सुना। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ट्रंप इस तरह की बातें पहले भी करते रहे। छोटी छोटी बातें उन्हें अक्सर चुभ जाती हैं। तभी तो देखिए ना, कभी वो जरूरत पड़ने पर किसी भी देश पर ज्यादा टैरिफ थोप देते, मतलब उनके मन से चलता है सब कुछ। या फिर कह देते हैं कि अगर उनके राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप से माफी मांगेंगे तो टैरिफ कम हो जाएगा। मतलब अजीब तरह की मानसिकता है। और अगर कोई बात ना माने, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर अपराधी, उठा लेते हैं। आपने वेनेजुएला में देखा ही दादागिरी ट्रंप की। तो ये उनका मनमाना रवैया। लेकिन भारत के साथ ये नहीं चलेगा। भारत ने ये बिल्कुल क्लियर किया। और अब तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि भारत बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं था।
भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। तो देखिए, ट्रंप एक्सपोज हो गए। उनके सिपह सलार ने जहां उन्हें एक्सपोज किया, वहीं भारत ने भी क्लियर कर दिया कि हम तो बातचीत करने को तैयार थे लेकिन झुकने को तैयार नहीं थे। कर रहे थे तुर्कमान गेट की। भारत में कुछ लोग मुसलमानों को भड़काकर उन्हें पत्थरबाज बनाने पर तुले हुए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद में हुई पत्थरबाजी के मामले में अब प्रशासन बेहद सख्त हो चुका है। एमसीडी के बुलडोजर ने अवैध कब्जे को हटाने का काम नहीं रोका और हिंसक बवाल के बाद फैज़-ए-इलाही मस्जिद में क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। एक एक डिटेल आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम इमरान है, जिसे पुलिस ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद में हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल होने के आरोप में दबोच लिया है। यानी देख रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस फुल एक्शन मोड में है। एक भी पत्थरबाज नहीं बख्शा जा रहा है। ये मामले में 12वीं गिरफ्तारी है। 36 साल के इमरान को पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में ही पकड़ा है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। और चलिए अब आपको जल्दी से इस पत्थरबाजी मामले से जुड़ी नई अपडेट्स दे देते हैं। क्या क्या हुआ है पत्थरबाजी के मामले में, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी चलिए डिटेल में आपके सामने रखते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अब तक पत्थरबाजी के इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ अभी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कुल 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पुलिस के रडार पर हैं, जिन पर अफवाह फैलाने के आरोप लगे हैं। पुलिस कह रही है कि मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप में तेजी से फैलाई गई थी, जिससे कि भीड़ जुटाई जा सके। इस घटना के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी चली है और लोगों को ट्रैक डाउन किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पत्थरबाजी के बाद मस्जिद के आसपास सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है। वहां करीब 1000 से ज्यादा पुलिस तैनात है। आप देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ड्रोन से गलियों में नजर रखी जा रही है। रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही है वहां सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। तुर्कमान गेट की उन गलियों में इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी और आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, जिसको लेकर सिक्योरिटी अलर्ट पर है। आप ये तस्वीरें देखिए कि संकरी गलियों में ड्रोन के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है और तस्वीरें ये आप ड्रोन की देख रहे हैं। हालांकि आसपास के घरों की तस्वीर देख लीजिए, छतों पे किस तरीके की मूवमेंट है, उन सभी चीजों पर इस ड्रोन के जरिए जो नजर है वो रखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप घरों की तस्वीरें देखते चलिए। हर चप्पे पर, हर कोने पर जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। ये गली आप देखेंगे, इस गली में भी कोई भी शख्स आपको नजर नहीं आएगा। हर जगह पुलिस का डिप्लॉयमेंट, रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और आप ये पूरा पैच देखिए, सामने आपको इस गली में दंगा निरोधक दस्ता भी खड़ा हुआ सामने नजर आएगा। देखिए, ऐसे हालात में प्रशासन ने फैज़-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जुटने वाली भीड़ पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने साफ कह दिया था कि तनाव को देखते हुए जुमे की नमाज के लिए केवल मस्जिद कमेटी के लोग ही मौजूद रहेंगे। मतलब मस्जिद कमेटी के अलावा किसी भी बाहरी आदमी को जुमे की नमाज अदा करने के लिए फैज़-ए-इलाही मस्जिद में एंट्री लेने की इजाजत आज नहीं दी गई। हालांकि जुमे की नमाज के लिए फैज़-ए-इलाही में दोबारा भीड़ जुटाने की तैयारी थी। आसपास के लोगों का दावा है कि वो मस्जिद जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने तनाव को देखते हुए उन्हें रोक दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। बस हम तो सबसे यही कह रहे हैं कि नमाज अपने घरों में पढ़ें, घर से बाहर नहीं निकलें, कोई ऐसी बात नहीं हो जिससे जो यहाँ का माहौल खराब हो। तो क्या बताया प्रशासन ने, कब तक बंद रहेंगी ये दुकानें? ये तो है कोई कुछ नहीं मालूम। अगर हालात सही हो गए तो फिर खोल देंगे उसको। सही लोकल लोगों के मन में सबसे बड़ी चीज़ ये है, सरकार का आदेश हुआ कि भाई ये हाई कोर्ट की जगह जो है एमसीडी की है, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन 22 अप्रैल दी गई। 22 अप्रैल तक क्यों नहीं रोका गया? रातों रात आने का क्या मतलब है एमसीडी का और पुलिस का? सारी रात आने के बाद में सारी हंगामा कर दिया। पहुँच जाने नहीं दे रही है। अभी पुलिस वाले, मेरे हार्ट का मरीज हूँ और मेरे पैर में तकलीफ, पैरोलाइज हुआ हुआ। अभी मैं इधर के सर्जिकल नहीं चले आओ, जैसे कि उधर चले आओ, जैसे कि उधर चले आओ।
नमाज अदा कैसे हो गया? जुमे की नमाज है। देखो जी, ये तो अल्लाह का हुक्म है, क्या हो या नहीं हो। आप जाना चाहते हैं फैज़ इलाही मस्जिद? जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जाए, हमारे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या जाए। और आप समझिए, समस्या नमाज अदा करने से नहीं है, किसी को नहीं है, समस्या मानसिकता से। नमाज के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है उसकी समस्या है। आपको महाराष्ट्र के मालेगांव की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जुमे की नमाज अदा की जा रही है। भीड़ देखिए, इतनी है कि अगर कोई गिन ले तो उसे इनाम दिया जा सकता है। सवाल सिर्फ यही है कि नमाज के नाम पर इतनी भीड़ जुटाकर किसे ताकत दिखाई जा रही है। और इसी तरह की भीड़ में एक दो उपद्रवी लोग होते हैं जिनकी वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद से जो पत्थरबाजी हुई उसकी शुरुआत भी तो इसी तरह से हुई होगी। एक अफवाह ने लोगों के मन में जहर घोल दिया। इसके बाद जो बवाल हुआ वो तो सभी ने देखा है। मस्जिद से पत्थर चलाए गए, पुलिस वाले और एमसीडी के अधिकारियों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, लोगों ने पत्थरबाजी की। और अब आपको दिखाते हैं कि फैज़ इलाही मस्जिद से हुई पत्थरबाजी से जुड़े वो 5 चेहरे जिनसे दिल्ली पुलिस यहां पर पूछताछ में जुटी हुई है, उनसे खुलासे होने की उम्मीद है। आरोपियों की पूरी कुंडली आपके सामने रख रहे हैं, जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहला आरोपी है अली। इस पर आरोप है कि इसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियोस फ्लोट की। मुसलमान जागो, इस तरह की बातें, भड़काऊ बातें की गई। मस्जिद गिराए जाने की अफवाहें फैलाई गई। दूसरा शख्स है खालिद मलिक। मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई गई, जबकि हम बता रहे हैं बार बार कि मस्जिद नहीं टूटनी थी, उसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसे तोड़ा जाना था। यह फैलाया गया कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा और ऐसे में बड़ी संख्या में उन्मादी भीड़ को जुटाया गया। तीसरा चेहरा है सरफराज मियां। इसने भी भ्रामक वीडियोस शेयर किए, माहौल बिगाड़ने में इसे भी शामिल बताया गया। चौथा चेहरा है एमन रिजवी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट इनकी तरफ से किया गया। पांचवा चेहरा है सलमान। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर इसने भीड़ जुटाई और कई लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसने बुलाया। तो ये वो चेहरे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने इस साजिश को बड़ा करने की कोशिश की। इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से ही। आपको बताएं, तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तारी हो गई है। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में 13वीं गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो शामिल था पुलिस पर पत्थरबाजी करने में। इमरान इसका नाम बताया जा रहा है। मोहम्मद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 13वीं गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। अब तक 13 आरोपी पत्थरबाजी कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। और आप देखते हैं, जब भीड़ जुटती है तो ऐसे ही में ही एक दो उपद्रवी लोग होते हैं जिनकी वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं, सबका नाम खराब होता है। और आप समझिए, जो सलमान था, ये वो 5वें नंबर का आरोपी हमने आपको बताया ना, उसका कहना है कि वो भीड़ को उकसा नहीं रहा था बल्कि उन्हें शांत रहने की नसीहत दे रहा था। आप सुनिए कि भाई मेरी वीडियो देखिए, मैंने सिर्फ लोगों को वहाँ बताया था कि आप शांत रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। ये मेरी वीडियो है। और क्या हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं रहा क्या? ये जो मीडिया झूठी अफवाह फैला रही है, मैं निंदा करता हूँ ऐसी मीडिया की। बहुत गलत बात है। अब बहुत गलत बात बता रहे, इससे पहले भड़का रहे थे। खैर, इस पत्थरबाजी के बावजूद मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाया गया। देखिए कैसे अतिक्रमण का मलबा दिख रहा है, हटाया जा रहा है। एमसीडी ने ट्रकों से भरकर मलबा अलग किया है। मस्जिद के इसी अवैध हिस्से को तोड़ने से पहले वहां अफवाह फैला दी गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और इसी के बाद मस्जिद के आसपास जो लोग रहते हैं बड़ी संख्या में जुट गए और पथराव शुरू हो गया। तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अवैध हिस्सा है ये, मस्जिद को घेर चुका था। और देखिए, मस्जिद की सुंदरता ही खत्म हो गई थी, खूबसूरती ही खत्म हो गई थी। अब ये अवैध हिस्सा हटा दिया गया। देखिए, मलबा तो हट रहा है, लेकिन इस बीच एक और खबर यह है कि एमसीडी ने ये जो कार्रवाई की है, भारी भरकम मशीनें लगी, घंटों तक काम चला, इसका बिल भी भाईजान से ही वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एमसीडी जमीन के व्यावसायिक उपयोग के हिसाब से जुर्माना भी वसूलने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एमसीडी के जो अधिकारी एमसीडी अवैध निर्माण गिराने पर 10,000 रुपए प्रति मशीन प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करती है और यह खर्चा अवैध निर्माण करने वालों से लिया जाता है। ऐसे में फैज़ इलाही मस्जिद के
आसपास जो कार्रवाई हुई है, अब जब कार्रवाई खत्म होगी उसके हिसाब से ही पूरा बिल बनाया जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि ये राशि इंतजामिया कमेटी से वसूली जा सकती है या जो लोग ये अवैध अतिक्रमण करके बैठे थे उनसे वसूली जा सकती है। ये पूरा जो पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हुआ है, अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पर था और ऐसे में उनसे वसूली करने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आपने देखी कैसे अभी भी जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ हुआ है उसका किस तरह से असर हुआ है। लेकिन फैज़-ए-इलाही जो मस्जिद है, फैज़-ए-इलाही मस्जिद, इसका एक इतिहास रहा है। इसके आसपास अतिक्रमण हटाने के पीछे भी एक वजह है। जरा आपको पूरी डिटेल इस पर भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए 18वीं शताब्दी में हजरत शाह फैज़-ए-इलाही ने ये मस्जिद बनवाई थी और अपने खर्च पर इतनी विशाल मस्जिद बनवाई गई जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। नमाज पढ़ने नहीं बल्कि भाईचारे और अमन का यहाँ पर पैगाम देने के लिए, शिक्षा देने के इरादे से इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। करीब 250 साल से ज्यादा पुरानी ये मस्जिद है और जामा मस्जिद जितनी ही खूबसूरत है, अगर आप जाएंगे तो उतनी ही खूबसूरत लगेगी। संगमरमर की दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कई सेनानियों ने इस मस्जिद में शरण ली थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई बाद में मस्जिद, और दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी अब इसके फैसले लेती है। एमसीडी ने आसपास का अतिक्रमण हटाया। क्यों हटाया? जिससे कि मस्जिद की पुरानी शान लौट पाए। कोशिश यही थी कि मस्जिद को जिस तरह से अतिक्रमण के बोझ में दबा दिया गया वो खत्म किया जाए, लेकिन इसी कोशिश को लेकर गलत नैरेटिव पेश किया गया और अंत में क्या हुआ, उसके बाद अलग अलग कहानियां गढ़ी गई, वीडियोस बनाए गए, भड़काया गया और लोगों ने उसके बाद जब कार्रवाई के लिए वहां एमसीडी की पूरी टीम पहुंची, पुलिस पहुंची, तो पत्थरबाजी की गई। ये सब कुछ हुआ। तो हमने पूरी कहानी तो आपको बता दी और मस्जिद से हुई पत्थरबाजी के मुद्दे को आधार बनाकर अब पाकिस्तान भी मुसलमानों को भड़काने की नापाक कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसे मस्जिदों को तोड़े जाने का सुनियोजित प्लान बताकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की है। उसने इस घटना को बाबरी से जोड़ते हुए यह आरोप लगाया कि भारत में मस्जिदों को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करने जहां आपको बताया कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया है। फैज़-ए-इलाही मस्जिद को लेकर पाकिस्तान ने टिप्पणी की थी, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे। पाकिस्तान पहले अपना रिकॉर्ड देखे, विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि जिस तरह का प्रश्न खड़ा किया गया, जिस तरह से मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की, हालांकि हिंदू जो है हमारा राष्ट्र, जो हमारे राष्ट्र है हिंदुस्तान, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बहुत समझदार हैं, वो बाहरी लोगों की बातों में नहीं आते हैं। I need not elaborate or to tell you that what is the situation of minorities in that country, and those people who make such comments should first look at their own record before commenting on others. और आपको बताएं कि अकेला पाकिस्तान ही नहीं है जिसे इस तरह का नैरेटिव पेश करने की आदत है। हिंदू मुसलमान एंगल जिसे नजर आता है, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने भी यही भड़काऊ एंगल दिया है। सुनिए जरा उन्हें भी। मस्जिदों को टारगेट करके नफरत की राजनीति का एजेंडा जो देश में चल रहा है, ये देश के लिए खराब है। और यहाँ प्रहार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।